हमारा यूनिवर्स रहस्यों से भरा पड़ा है। कुछ तो ऐसे हैं जिनका जवाब अब भी वैज्ञानिक खोज नहीं पाए, लेकिन विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ ब्रह्मांड के रहस्य से भी पर्दा उठता गया। इसमें बेहद अहम कंट्रीब्यूशन रहा नासा के वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट्स का, जिन्होंने कई हैरान कर देने वाले डेटा को भेजकर ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिकों को दोबारा सोचने पर मजबूर किया। इन स्पेसक्राफ्ट्स ने कुछ ऐसी खोजें भी की जो वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की आगे की स्टडी करने के लिए मददगार साबित हुई। और अब वॉयेजर 1 ने कुछ ऐसा खोजा है जिस पर विश्वास करना वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल हो रहा है। एक ऐसी खोज जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वॉयेजर्स की ऐसी अद्भुत खोज के बारे में जिसे जान आपके होश भी उड़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले भविष्य में हमारा ब्रह्मांड कैसे दिखेगा, ये जानने के लिए आप ब्रह्मांड की सबसे लंबी दूरी तक का सफर करने के बारे में जरा सोचें। तो ऐसे में आप इसमें सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? क्या आप तारों और ग्रहों को देखेंगे, या फिर आप देखेंगे सिर्फ अंधेरा और खालीपन? क्या आप जीवन और सभ्यताओं के गवाह बनना चाहेंगे, या फिर उनमें आई गिरावट या उनके गायब होने की घटना को देखना चाहेंगे? आपको क्या नजर आता है, उम्मीद या फिर निराशा? नहीं सोच पा रहे ना इनका जवाब? तो कोई बात नहीं, ऐसे में हमारे पास 2 बेहद पुराने ऐसे डिवाइसेस मौजूद हैं जो इन सब का जवाब दे सकते हैं। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, 5 सितंबर 1977 के दिन हुई थी एक रोमांचकारी घटना की शुरुआत, जब नासा ने सेंट्योर रॉकेट के जरिए वॉयेजर 1 को लॉन्च किया। यानी ये हुआ 20 अगस्त 1977 को लॉन्च हुए वॉयेजर 2 के सिर्फ 15 दिनों के बाद। वैसे इन दोनों को ब्रह्मांड में दूर तक भेजने का मकसद एक ही था, और वो था सोलर सिस्टम के विशाल गैस, जुपिटर और सैटर्न के साथ साथ इनकी परिक्रमा करने वाले चंद्रमाओं की जांच करना। हालांकि इन बहादुर खोजकर्ताओं ने अपने शुरुआती लक्ष्यों को काफी हद तक पार भी किया और एक ऐसे मिशन की शुरुआत की जो उन्हें हमारे कॉस्मिक नेबरहुड यानी ब्रह्मांडीय पड़ोस की सबसे बाहरी सीमा तक ले जाने वाला था। नासा की वॉयेजर प्रोब्स के लॉन्च ने एक ऐतिहासिक इंटरस्टेलर जर्नी की शुरुआत की, जो न सिर्फ पृथ्वी बल्कि हमारे सौर मंडल और उससे आगे की निगरानी करने की हमारी काबिलियत को दिखाता है। अपने लॉन्च के 45 साल बाद भी ये अद्भुत स्पेसक्राफ्ट अब भी वैज्ञानिकों को स्पेस से जुड़ी नई इंफॉर्मेशंस दे रहा है। ये प्रोब्स अब भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे हैं, भले ही फिर इनकी मेमोरी कैपेसिटी एक नॉर्मल स्मार्टफोन के मुकाबले 3 मिलियन गुना कम और उनकी इंटरनेट स्पीड 5G कनेक्शन के मुकाबले 38,000 गुना स्लो हुई हो। हालांकि घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में वॉयेजर्स ने एक अविश्वसनीय खोज की है। तो क्या कर रहे हैं इस वक्त ये वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स ने आखिर किस चीज का सामना किया? चलिए बताते हैं आपको। हम जानते हैं कि अपने ऐतिहासिक सफर के दौरान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। फिर भी दूसरे मैन मेड ऑब्जेक्ट के मुकाबले इन्होंने पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी तक का सफर तय किया। इतना ही नहीं, ये बाकी स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा वक्त तक एक्टिव भी है। वही ये इंसानों द्वारा बनाई गई ऐसी चीज है जो असल में इंटरस्टेलर स्पेस तक जा पहुंची है, जिसकी मदद से वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर स्पेस से जुड़े कई अहम डेटा को हासिल किया। 12 अरब मील से ज्यादा पृथ्वी से दूर रहकर इन इंटरस्टेलर प्रोब्स ने फिजिसिस्ट को चौंकाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा।
कुछ ऐसी ही खोज थी जुपिटर के रिंग्स की मौजूदगी, जो सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक थी। ये रिंग्स हालांकि बहुत कमजोर थी, जो गैस जायंट के लिए काफी काम की निकली। इसके अलावा वॉयेजर 2 ने पता लगाया कि जुपिटर के 53 चंद्रमाओं में से एक यूरोपा में एक बर्फ का गोला है, जो लगभग 60 मील मोटा है। बेशक इन खोजों ने सेलेस्टियल की वास्तविकता, जिसे हम जानते थे, उस पर सवाल खड़े करने का काम किया। वही जमे हुए चंद्रमाओं की पॉसिबल हैबिटेबिलिटी पर एडिशनल रिसर्च को बढ़ावा दिया। जैसे ही वॉयेजर्स ने जुपिटर को छोड़ा, उन्हें एक ग्रेविटेशनल बूस्ट मिला, जिसने उन्हें आखिरी किक के साथ शनि की ओर धकेल दिया, जो जरूरी भी था, क्योंकि इस धक्के के बिना उनके लिए सूरज के ग्रेविटेशनल खिंचाव से बाहर निकलना मुमकिन नहीं हो पाता और ना ही वे कभी अंतरिक्ष में दूर तक जा पाते। इस घटना के बाद वॉयेजर 1 का रास्ता उसे सैटर्न के चंद्रमा टाइटन के पास ले आया, जो ऑरेंज रंग के धुंधले वातावरण से ढका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वॉयेजर 2 ने अपनी ऐतिहासिक उड़ान भरी यूरेनस की ओर, जहां उसने 10 ऐसे चंद्रमाओं की खोज की जिसके बारे में पहले कोई नहीं जान पाया। इस खोज ने इस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्याओं को बढ़ाने का काम किया। वही जब इसका सामना नेपच्यून ग्रह से हुआ, तब इसने 1000 मील प्रति घंटे तक की हवा की स्पीड दर्ज की, जिसके बाद ये हमारे सौर मंडल के किसी ग्रह पर अब तक दर्ज की गई सबसे तेज हवा बन गई। लेकिन इससे पहले कि ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की गहराई में आगे बढ़ते, एक आखिरी अलविदा कहना अभी बाकी था। वॉयेजर की इमेजिंग टीम के सदस्य कार्ल सैगन ने दोनों स्पेसक्राफ्ट के कैमरे बंद होने से पहले इमेजेस के आखिरी सेट को कैप्चर करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद 1990 के वैलेंटाइंस डे के दिन हमें ये मिला। जी हाँ, हमारे वक्त की सबसे आइकॉनिक तस्वीर, द पेल ब्लू डॉट, ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व का कभी न भुला पाने वाला सबूत। यहाँ हैरानी इस बात की होती है कि ये स्पेसक्राफ्ट्स आखिर कैसे लगातार काम करते रहें। ये कहना गलत नहीं होगा कि वॉयेजर मिशन धैर्य और लंबी उम्र की एक अद्भुत कहानी है, जो स्पेस एज सुपर हीरो कॉमिक की तरह है। इतने सालों बाद भी वे अभी भी वहां रहकर हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस के सबसे दूर के क्षेत्रों से महत्वपूर्ण डेटा हम तक भेज रहे हैं। लेकिन इनके ऐसा करने के पीछे कुछ रीजंस भी है, जिसमें से एक है ग्रेविटी की मदद। इसका मतलब है कि किसी ग्रह के पास से गुजरने पर उस ग्रह की कुछ गति यानी स्पीड को स्पेसक्राफ्ट में ट्रांसफर करना, जिसके तहत वॉयेजर 1 जुपिटर को अप्रोच करता है, जो एक विशाल गैस है और जिसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव मेल खाता है। नासा की मदद से वॉयेजर 1 सही एंगल और वेलोसिटी से जुपिटर के पास से गुजरा। जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से स्पेसक्राफ्ट उसकी ओर खींच गया और ये उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने का काम कर गया। इसकी वजह से वॉयेजर 1 को एक ऐसा कॉस्मिक धक्का मिला जो उसके लिए जरूरी बूस्ट था। वही अगर वॉयेजर 1 स्लिंग शॉट के दौरान गलत एंगल या स्पीड से जुपिटर तक पहुंचता, तो उसे एक कॉस्मिक डिजास्टर का सामना करना पड़ता और वो ट्रैक यानी अपने रास्ते से भटक जाता। वैसे जरूरी सटीकता का ये लेवल वाकई आश्चर्यजनक रहा। हालांकि इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार सही ढंग से किया भी। इन गुरुत्वाकर्षण की बदौलत वॉयेजर 1 और 2 सौर मंडल के माध्यम से एक अद्भुत सफर पर जाने में कामयाब रहे, लेकिन बिना एक जरूरी कंपोनेंट के, जिसे डीप स्पेस नेटवर्क या DSN के नाम से जाना जाता है। ये अगर नहीं होता तो ये सफर स्पेस फैंटेसीज में से एक बनकर रह जाती। DSN ये एक बड़े रेडियो एंटीनास का ग्लोबल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में मौजूद है, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया और स्पेन में। ये बड़े डिशेस
जिनका डायमीटर्स 26 से 70 मीटर्स तक है, ये कॉस्मिक मेगाफोन्स का काम करते हैं, जिससे हम दूसरे ग्रहों की परिक्रमा कर रहे स्पेसक्राफ्ट से बात कर सकते हैं। सोचिए, ये हमारे ऐसे इंटरगैलेक्टिक फोन लाइंस हैं जो हमें हमारे दूसरे बहादुर दोस्तों से जोड़ने का काम करती है। यानी अंतरिक्ष की विशालता में वॉयेजर प्रोब्स अपने कैमरास, सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमारी आँख और कान का काम करते हैं। DSN चलन में आया क्योंकि हमें वॉयेजर द्वारा दी गई जानकारी को समझने और उन्हें अपडेटेड इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत थी। क्योंकि जैसे जैसे वॉयेजर ट्विन्स अंतरिक्ष की गहराई में आगे बढ़ते गए, उनका सिग्नल कमजोर होता गया। ऐसे में जब प्रकाश की स्पीड से ये सिग्नल सफर करते हुए जब पृथ्वी तक पहुंचते हैं, ये एक फुसफुसाहट जैसे हो जाते हैं, जिसे समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। सिग्नल्स हासिल करने के अलावा DSN वॉयेजर ट्विन्स को डायरेक्शन भी दे सकता है। वाकई वॉयेजर जैसे मिशंस बेहद शक्तिशाली होते हैं। ऐसे में इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों के लिए ये जरूरी है कि वे अपने प्लान को मॉडिफाई करें, स्पेसक्राफ्ट का रास्ता बदले या फिर उनके इक्विपमेंट्स को बदले, ताकि ये लगातार काम कर सके। दोस्तों, इंजीनियर्स और वैज्ञानिक अपने ऑर्डर्स को DSN के जरिए वॉयेजर तक भेजते हैं। इससे होता ये है कि बातचीत दोनों तरफ से होती है, जिसमें पृथ्वी के वैज्ञानिक, उनकी टीम और स्पेस में मौजूद मानव निर्मित ऑब्जेक्ट्स दोनों शामिल है। इतना ही नहीं, ये तो इस बात की गारंटी देता है कि वॉयेजर मिशंस की कहानियां तब भी लिखी जाएंगी जब वॉयेजर हमारे अंतरिक्ष और सोलर सिस्टम से परे जाकर सफर करेगा। चलिए बातें हैं उस खोज पर जो हीलियोपोस में समाई है। तो क्या है ये हीलियोपोस? दरअसल ये वो बाउंड्री है जो हमारे सूर्य के असर को उसके आगे के विशाल इंटरस्टेलर स्पेस से अलग करती है। वैसे इस बाउंड्री का एग्जैक्ट लोकेशन जो एक राज ही था, वो तब खुलकर सामने आया जब एस्ट्रोनॉमर बिल गर्नी ने हीलियोपोस को 116 और 177 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच में रखकर लोकेशन को बताया। आपको जानकर हैरानी होगी कि गर्नी की भविष्यवाणियों के लगभग 20 साल बाद वॉयेजर 1 हीलियोपोस तक जा पहुंचा और प्लाज्मा डेंसिटी में उम्मीद जितनी बढ़ोतरी देखी गई, जिससे ये साबित हुआ कि गर्नी की भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक रूप से सटीक थी, यानी परफेक्ट थी। लेकिन फिर इसने एक हैरान करने वाला सवाल खड़ा कर दिया, जो तब खड़ा हुआ जब चारों ओर को घेरने वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई खास बदलाव नहीं दिखा। ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर स्पेसक्राफ्ट उस क्षेत्र से सफर करता जहां मैग्नेटिक फील्ड सूर्य से पैदा होकर दूसरे तारों से आता है, तब वहां ध्यान देने लायक बदलाव होना चाहिए था। और कुछ ऐसा ही तब हुआ जो वॉयेजर 2 ने हीलियोपोस को पार किया। कहने का ये मतलब हुआ कि वॉयेजर्स की खोज उस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती जिसमें ये बताया गया है कि हीलियोस्फीयर सूरज के 11 साल के चक्र के अनुसार बदलेगा। फिर भी वॉयेजर के डेटा थ्योरेटिकल मॉडल्स में सुधार के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। मौजूदा साइंटिफिक थ्योरीज के अनुसार हमारा सूरज हमारी गैलेक्सी के एक गर्म आयोनाइज्ड जोन से पार्टली आयोनाइज्ड क्षेत्र में बदल गया है। ऐसे में हो सकता है कि ये बदलाव पास के सुपरनोवा द्वारा किया गया हो, जो अपने जीवन काल के आखिरी दौर में फूट गया और जिसने पास के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स को हटाते हुए आसपास के वातावरण को गर्म कर दिया हो। वही वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 उन ग्रहों और चंद्रमाओं को छोड़कर जिन्हें वे कभी अपना घर मानते थे, इंटरस्टेलर स्पेस से आगे जाकर अपनी एकांत यात्रा जारी रखे हुए है। लेकिन इनके लिए अब आगे क्या? ये एक कॉस्मिक गेसिंग गेम है।
लेकिन यहाँ विचार करने योग्य कुछ पॉसिबिलिटीज भी है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि वे 2030 में एक कॉस्मिक डेथ की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि कुछ वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी भी की थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वे लाखों सालों तक जिंदा रहे और हमारी प्रजाति से आगे निकल जाए। हो सकता है कि एक दिन उनका सामना दूसरे स्टार सिस्टम से हो, जो अपने साथ लंबे समय से पृथ्वी से खोए हुए मैसेज को लेकर आ रहे हो, जैसे गोल्डन रिकॉर्ड, हमारे अस्तित्व का सबूत। वॉयेजर के बारे में आपकी सोच क्या कहती है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।